Hello, my dear students. How are you? This is Om sir, and you are watching Om's online English classes. Students, पिछले सेशन में हम लोगों ने रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन से आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड की स्टोरी का पहला पार्ट जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था, और उसमें हम लोगों ने दूसरे पैराग्राफ तक की स्टोरी का अनुवाद जो है वो किया था। और मुझे आशा है कि वो पार्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और आज जो है वो तीसरे पैराग्राफ से आगे की स्टोरी लेकर के मैं पुनः हाजिर हूँ। इससे पहले कि मैं आज का सेशन जो है वह स्टार्ट करूँ, थोड़ा सा जो प्रीवियस स्टोरी है उस पर रिकैप करना चाहूँगा, ताकि जो नए जुड़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको जो है यह स्टोरी अच्छे तरीके से समझ में आए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी वे विचार जिन्होंने मानव जाति की मदद की है, ये स्टोरी जो है वह एक प्रकार का ऐसे है जो कि बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल के द्वारा जो है वह लिखी गई है। और वो एक ब्रिटिश फ़िलासफ़र थे, मैथमेटिशियन भी थे, हिस्टोरियन भी थे, कमेंटेटर भी थे, यानी काफ़ी वर्सटैलिटी जो है वो उसके अंदर थी एज अ राइटर। तो उन्होंने जो है वह ये बताने से पहले कि किन विचारों ने मानव जाति की सबसे ज़्यादा मदद की है, इसके लिए उन्होंने कुछ अवधारणाएं जो है वो तैयार करने को जो है वो कहा था, जिसमें कि उन्होंने यानी उनकी अपनी जो राय है उसके अकॉर्डिंग वो मानते हैं कि संख्या जो है, यानी कि जब मनुष्यों की संख्या जो है वो सर्वाधिक हो जाती है तब मानव जाति की मदद जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये उनका अपना व्यक्तिगत जो है वो मानना था, उनकी व्यक्तिगत मान्यता थी। और उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि चूँकि पुराने समय में जानवरों की तुलना में जो है वो हम लोगों के पास वो एडेप्टिव फीचर्स नहीं हुआ करते थे। एडेप्टिव फीचर्स के बदले हम लोगों को जानवरों पर जो एक बायोलॉजिकल एडवांटेज प्राप्त था वो था केवल इंटेलिजेंस। लेकिन उस समय में वो इंटेलिजेंस जो था वो जानवरों के उस एडेप्टिव फीचर्स को डोमिनेट नहीं कर पाता था, यानी उस समय वो हावी नहीं हो पाता था, बल्कि जानवरों के एडेप्टिव फीचर्स ही मनुष्य के इंटेलिजेंस पर भारी पड़ते थे। तो इसलिए मनुष्यों का उस समय जो इंटेंशन था वो था अपनी जनसंख्या को, यानी अपना उसका जो टेक्निकल स्किल था वो सब उन्होंने लगा दिया अधिक से अधिक जो है वो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ाने पर। हालांकि लेखक यह भी कहते हैं कि भले ही उनका इरादा ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा हुआ, पास्ट में हुआ ऐसा ही। तो यहाँ तक की स्टोरी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है। अब तीसरे पैराग्राफ से आगे की स्टोरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो तीसरा पैराग्राफ है वो कहता है कि वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स, यानी कि कुछ मायनों में, कुछ मामलों में निसंदेह जो है वह उन्नत तरीके से हम जो है वो जानवरों से बिल्कुल अलग हुए हैं। यानी कि अब हमारी प्रवृत्ति जो है वो जानवरों से बहुत कम मेल खाती है। पहले हम लोग जानवरों की भांति ही गुफाओं में रहते थे, पेड़ों पर रहते थे, जंगलों में रहते थे, और न्यूट्रिशन जो है वह प्राप्त करते थे जैसे जानवर करते हैं। लेकिन अब हमारी प्रवृत्ति जो है वह उससे काफ़ी कम जो है वह मिलती जुलती है। आई कैन थिंक इन पार्टिकुलर ऑफ टू रिस्पेक्ट्स, और मैं दो जो है वह मायनों में ख़ास करके जो है वह यह सोच सकता हूँ। फर्स्ट यानी पहला जो है, दैट एक्वायर्ड एज अपोज टू कॉन्जेनिटल स्किल्स प्ले अ कंटिन्यूअली इंक्रीजिंग पार्ट इन ह्यूमन लाइफ, एंड सेकेंडली दैट एज्यूमिंग मोर एंड मोर डोमिनेट्स इम्पल्स। यानी उनका कहना है कि जो दो मायने हैं, दो तरीके से जो है वो सोचते हैं कि हम जानवरों से जो है वह बिल्कुल अलग जो है वह हुए हैं, यानी कम अब हम जानवरों से हमारी जो है वह कह सकते हैं प्रवृत्ति मेल खाती है। वो पहला जो है वह तरीका है
कि जो एक्वायर्ड हमारी स्किल है एज अपोज्ड टू कॉन्जेनिटल स्किल, जहाँ तक कि जन्मजात जो है वह स्किल यानी कि कौशल से विपरीत जो है वह बात अगर कही जाए, प्ले अ कंटिन्यूअली इंक्रीजिंग पार्ट इन ह्यूमन लाइफ, और जो हम लोगों ने एक्वायर किया है यानी जो हमने प्राप्त किया है यानी जो हमको जन्मजात नहीं मिला है, इस मामले में जो है वह हम जानवरों से अलग हैं, जबकि जानवरों के पास केवल वो कॉन्जेनिटल स्किल है जो इनबॉर्न उनको प्राप्त हुई है। तो ये जो इसके विपरीत हम लोगों ने जो एक्वायर्ड स्किल यानी हम लोगों ने जो कौशल हम लोगों ने खुद से तैयार किया है अपने लिए, खुद से जो है वो इसे हासिल किया है, ये लगातार जो है वो इंक्रीजिंग पार्ट यानी कह सकते हैं कि एक बृहद जो है वह भूमिका जो है वह निभाती है ह्यूमन लाइफ में यानी कि मानव जीवन में। एंड सेकेंडली, और दूसरा है, दूसरे तरीके से वो जो सोचते हैं कि हम जानवरों से अलग हुए हैं कि किन मामलों में, किन मायनों में, तो वो है दैट एज्यूमिंग मोर एंड मोर डोमिनेट्स इम्पल्स, यानी कि हमें जो है वह डोमिनेट इम्पल्स यानी कहने का मतलब जो है वह एक हावी होने की जो प्रवृत्ति है, आवेग जो है वो हम लोगों ने जो है वह प्राप्त किया है। In these respects we have certainly become progressively less like animals, और इन मायनों में, इन मामलों में हम लोग निसंदेह जो है वह जानवरों से बिल्कुल अलग हुए हैं, यानी जानवरों से हमें जो है ये चीज़ें हमें अलग करती है। एज़ टू हैप्पीनेस, जहाँ तक खुशहाली का सवाल है, आई एम नॉट श्योर, मैं उतना आश्वस्त नहीं हूँ। बर्ड्स, it is true, die of hunger in large numbers during the winter। जहाँ तक खुशहाली का सवाल है तो इस मामले में मैं उतना श्योर नहीं हूँ, क्योंकि बर्ड्स जो है वास्तव में वो यह सच है कि डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग द विंटर, जाड़े के दिनों में वो काफ़ी संख्या में उनकी मौत होती है। इफ़ दे आर नॉट बर्ड्स ऑफ पैसेज, अगर वो पलायन करने वाले पक्षी ना हो तो ठंडी में उनकी मृत्यु ज़्यादा होती है। बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट फोरसी दिस कैटास्ट्रोफ, और गर्मी में उनकी मृत्यु होती है काफ़ी संख्या में, विंटर में यानी कि जाड़े में काफ़ी संख्या में वो मरते हैं, लेकिन गर्मी के दौरान, गर्मी आते ही दे डू नॉट फोरसी दिस कैटास्ट्रोफ, यानी गर्मी जब रहती है जिस समय में, उस समय में ये इस आपदा को, कैटास्ट्रोफ कहते हैं आपदा को, इसको वह फोरसी नहीं कर पाते हैं, यानी इसका पूर्वानुमान नहीं लगा पाते हैं, उसकी भविष्यवाणी नहीं कर पाते हैं। तो और रिमेंबर हाउ नियरली इट बीफेल देम इन द प्रीवियस विंटर, और न ही उन्हें यह याद रहता है कि हाउ नियरली इट बीफेल देम, यानी कितना कम समय पहले, यानी हाल ही में जो है वह उन पर यह आपदा जो है वह आई थी पिछले विंटर में, यानी कहने का मतलब जानवरों को ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं, न तो वो उसका पूर्वानुमान कर पाते हैं यानी उसकी भविष्यवाणी कर पाते हैं, न ही उनको ये याद रह पाता है कि पिछले जाड़े में जो है वो हमें किस कष्ट से जो है वह सामना करना पड़ा, हमारे कितने जो है वह प्रजाति के पक्षी जो है वह मरे। विद ह्यूमन बींग्स द मैटर इज़ अदरवाइज, लेकिन मनुष्यों के साथ जो है वह मामला कुछ अलग है। I doubt whether the percentage of birds that will have died of hunger during the present winter 1946 to 47, यानी ये 1946 से 47 की बात करते हैं, कि मुझे इस बात का शक है, संदेह है कि जो पक्षियों का प्रतिशत है जो कि हंगर यानी भूख से मरे होंगे इस विंटर के दौरान, यानी 1946-47 के दौरान, इज़ एज़ ग्रेट एज़, यानी वो उतना ही है
उतना ही ज़्यादा है जितना कि द परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बींग्स दैट विल हैव डाइड फ्रॉम दिस काउज, जो कि इसी कारण से मरे होंगे इन इंडिया एंड सेंट्रल यूरोप ड्यूरिंग द सेम पीरियड, इसी अवधि में। यानी इंडिया और सेंट्रल यूरोप के जो लोग हैं वो इसी अवधि में उसकी मृत्यु जो है वह हुई होगी पक्षियों की तुलना में, यानी पक्षियों के जितना ही, इस बात का उन्हें संदेह है। यानी कहने का मतलब वो ये नहीं मानते हैं कि पक्षियों की विंटर में यानी 1946 से 47 के दरमियान जो है वो भूखमरी से जितने पक्षी मरे हैं वो उतनी अधिक नहीं होगी, इज़ एज ग्रेट एज द परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी कहने का मतलब जितना अधिक मनुष्यों की है, यानी मनुष्य जितने भूखमरी के शिकार हुए हैं, भूख से मरे हैं, पक्षियों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं रही होगी, इस बात का उन्हें एहसास है। बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज़ प्रेसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी। लेकिन जो हर एक मौत है मनुष्य की, उसके पहले जो है वो एक लंबा अवधि चलता है एंजाइटी का, यानी कि मानसिक तनाव का। यानी कहने का मतलब यूं ही उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है स्टारवेशन, भूखमरी से। एंड सराउंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग एंजाइटी ऑफ नेबर्स, और आस पड़ोस में जो आस पड़ोस के जो लोग हैं उसके तनाव से भी जो है वो घिरे रहने के चलते जो है वह ये मौतें हुई हैं। We suffer not only the evils that actually befall us, यानी हम न केवल जो है वह ग्रसित रहते हैं, है ना, उस कष्ट भोगते हैं केवल उन जो है वह बुराइयों का, उन जो है वह कह सकते हैं एविल्स का, एविल बुराइयों को ही कहा गया है, जो कि हम पर सीधे सीधे जो है यानी प्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर आते हैं। बट ऑल दोज दैट आवर इंटेलिजेंस टेल्स अस वी हैव रीजन टू फियर, बल्कि न केवल हम उन्हीं खतरों से जो है वो हम परेशान होते हैं, हमें कष्ट होता है ना, जो कि सीधे सीधे यानी डायरेक्ट वे में हमारे ऊपर वो कष्ट या आपदा आते हैं, बल्कि उन चीज़ों से भी हम उतने ही सफ़र करते हैं जिसके बारे में हमारी बुद्धिमत्ता जो है वो हमें बताती है कि इससे डरने की आवश्यकता है ना। तो कहने का ये तात्पर्य है कि जानवरों के पास इंटेलिजेंस नहीं है, इस वजह से वो बेफिक्र रहते हैं। यानी कहने का मतलब ना तो उन्हें पहले इस बात का एहसास होता है कि कोई समस्या आने वाली है, और न ही उसको बीती हुई समस्या जो है वह याद रहती है। जबकि हम लोग जिन कष्ट को भोगते हैं उसका तनाव तो हम झेलते ही हैं, साथ ही साथ आगे आने वाले तनाव जो है उसका भी पूर्वानुमान लगा करके हम लोग तनाव में रहते हैं। द कर्बिंग ऑफ इम्पल्सेस टू विच वी आर लेड बाय फोरथॉट्स, और जिन आवेगों को हम लोग जो है वह कर्ब करते हैं, यानी कहने का मतलब है उस पर रोक लगाते हैं, जो कि हमारे फोरथॉट्स के चलते होता है। यानी ऐसा करने की प्रेरणा हमारे जो फोरथॉट्स हैं, यानी हमारा जो पूर्वानुमान रहता है, इससे हम जो अपने इम्पल्सेस को, अपनी कह सकते हैं गतिविधियों को जो है वह कम करने की कोशिश करते हैं, आवेग को कम करने की कोशिश करते हैं। एवर्ट्स फिजिकल डिज़ास्टर एट द कॉस्ट ऑफ वरी, यानी वो फिज़िकल डिज़ास्टर को टालता है, ठीक है। यानी फोरथॉट से हम उन फिज़िकल डिज़ास्टर को एवर्ट तो कर पाते हैं, टाल तो लेते हैं, बट हाउ, कैसे, तो एट द कॉस्ट ऑफ वरी एंड जनरल लैक ऑफ जॉय, यानी कहने का मतलब दुख और जो एक सामान्य आनंद का जो है वो अभाव होता है उसकी कीमत पर। यानी कहने का मतलब है पहले से सोच सोच करके हम लोग काफ़ी दुखी होते हैं और हमें आनंद की जो है वह कमी, यानी खुशी की जो है वह कमी होती है। यानी
इस कीमत पर जो है वह हम लोग किसी भी चीज़ का अनुमान लगाते हैं। आई डू नॉट थिंक दैट द लर्न मैन ऑफ माई एक्वाइंटेंस हैव I don't think that the learned men of my acquaintance, even when they enjoy a secure income, are as happy as the mice that eat the crumbs from their tables while the erudite gentlemen snooze। तो इनका कहना है कि जो हमारे फोर्थ आउट्स हैं, जो कि कर्ब करते हैं हमारे इम्पल्सेस को, है ना, फिज़िकल डिज़ास्टर्स को टालने के लिए, अवॉइड करने के लिए, तो ये तो कर पाते हैं हम अपनी इंटेलिजेंस की मदद से, जैसा कि जानवर नहीं कर पाते। लेकिन हम कैसे कर पाते हैं? तो एट द कॉस्ट ऑफ वरी। इसके लिए हम लंबे समय तक जो है वो चिंता करते हैं, आनंद की कमी हो जाती है, उतने जॉयफुल नहीं रह पाते हैं। आई डू नॉट थिंक दैट द लर्न मैन ऑफ माई एक्वाइंटेंस, मुझे नहीं लगता कि मेरे परिचय का कोई भी विद्वान व्यक्ति, इवन व्हेन दे इंजॉय सिक्योर इनकम, तब भी जब वे की एक नियत या एक निश्चित जो है वो आमदनी का मज़ा लेते हैं, आर एज़ हैप्पी एज़ द माइस, यानी वो उतने ही खुश होते होंगे जितना कि चूहे, दैट ईट द क्रम्स फ्रॉम देयर टेबल वाइल द इरूडाइट जेंटलमैन स्नूज, यानी जब ये ज्ञानी सज्जन जो है वो अपनी टेबल पर खा रहे होते हैं, तो उसकी टेबल से जो मतलब कह सकते हैं बचा खुचा खाना जो है, वो खाने वाले जो चूहे होते हैं, ठीक, वो उतने खुश नहीं रहते होंगे जितना खुश जो है वो उस क्रम्बल्स को खा करके वो चूहा जो है वह खुश महसूस करता है। तो ये कारण किस वजह से है? तो हमारे इंटेलिजेंस की वजह से। चूँकि हमारे पास इंटेलिजेंस है तो हम लोग जो है वो चिंता करते हैं, लेकिन जानवरों के पास चूँकि इसका अभाव है तो वो किसी भी परेशानी को याद ही नहीं रख पाते हैं और उसे जो है वो काफ़ी आनंद में रहने का जो है वो मौका मिलता है। इन दिस रिस्पेक्ट, यानी और इस मामले में, देयरफॉर, इस वजह से, आई एम नॉट कन्विंस्ड, यानी मैं इस बात से कन्विंस्ड नहीं हूँ, दैट देयर हैज़ बीन एनी प्रोग्रेस एट ऑल, यानी कहने का मतलब है कि मानव जाति में किसी भी प्रकार का जो है वह प्रोग्रेस, किसी भी प्रकार की उन्नति हुई है, इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। इस बात का मुझे जो है वह पक्का यकीन नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि ये कौन सा प्रोग्रेस है? जब हम तनाव में जीते हैं तो हम कैसे जो है वो जानवरों से ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेस जो है वो किए हैं, कैसे मैं इस बात को मानूँ? ये ऐसा जो है वो लेखक का मानना है। एज़ टू डाइवर्सिटी ऑफ एन्जॉयमेंट, जहाँ तक एन्जॉयमेंट की डाइवर्सिटी यानी विविधता का सवाल है, हाउ एवर द मैटर इज़ अदरवाइज़, यानी मामला कुछ अलग है। आई रिमेंबर रीडिंग एन अकाउंट ऑफ सम लायंस, मुझे याद आता है कि मैंने जो है वह एक कहानी पढ़ी थी कुछ शेरों के बारे में, who were taken to a movie showing the successful, जिनको कि मूवी दिखाने के लिए ले जाया गया था एक प्रयोग के तौर पर, showing the successful depredation of lions in a वाइल्ड एस्टेट, यानी कि एक हिंसक जो है वह अवस्था में जो लायन लोगों की जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि तबाही होती है। डिप्रीडेशन यहाँ पर जो है वह कहा गया है, डिस्ट्रक्शन, यानी कहने का मतलब तबाही को, यानी लायनों के द्वारा जो है वह मचाई गई तबाही का शो जो है वह उसे दिखाने के लिए ले जाया गया। बट नन ऑफ देम गॉट एनी प्लेजर फ्रॉम द स्पेक्टिकल, लेकिन इस दृश्य से उन्हें कोई भी आनंद की अनुभूति नहीं हुई उन शेरों को। स्पेक्टिकल दृश्य को कहते हैं, और इसी के साथ जब एस जोड़ेंगे तो ये स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा हो जाएगा। तो स्पेक्टिकल का अर्थ यहाँ पर सीनरी है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। नॉट ओनली म्यूज़िक एंड पोएट्री एंड साइंस
बट फुटबॉल एंड बेसबॉल एंड अल्कोहल अफोर्ड नो प्लेजर टू एनिमल्स। न केवल संगीत या फिर काव्य रचनाएं और विज्ञान, बल्कि फुटबॉल और बेसबॉल यानी जो खेल हैं, एंड अल्कोहल यानी कहने का मतलब शराब, अफोर्ड नो प्लेजर टू एनिमल्स यानी ये जानवरों को किसी भी प्रकार का आनंद नहीं प्रदान कर पाते हैं। यानी कहने का मतलब इन चीज़ों से उसे किसी भी प्रकार की आनंद की अनुभूति नहीं होती। आवर इंटेलिजेंस हैज़ देयरफॉर सर्टेनली enabled us to get a much greater variety of enjoyment than is open to animals। तो निश्चित रूप से हमारा जो इंटेलिजेंस है वो हमें इस लायक जो है वो बनाया है कि हम जो है वो ज़्यादा विविध प्रकार के जो है वो एन्जॉयमेंट यानी मनोरंजन का जो है वो आनंद लें। जितना कि जानवर लोग ले पाते हैं उससे अधिक जो है वो हम लोग ले पाते हैं बिकॉज ऑफ आवर इंटेलिजेंस। बट वी हैव परचेज्ड दिस एडवांटेज एट द एक्सपेंस ऑफ अ मच ग्रेटर लायबिलिटी टू बोर्डम। लेकिन हमने यह जो एडवांटेज जानवरों के ऊपर जो हमें एक प्रकार का कह सकते हैं कि विशेषाधिकार प्राप्त है कि हमें जो है इंटेलिजेंस है, हमने यह इंटेलिजेंस जो है वो किस कीमत पर जो है वो ली है, किस कीमत पर हमने जो है कौन सी कीमत चुकाई है इसकी, तो ऑफ अ मच ग्रेटर लायबिलिटी टू बोर्डम यानी कहने का मतलब है कि इसके लिए हम काफ़ी बोर होते हैं पहले, फिर हम जो है वह हमें याद आता है एन्जॉयमेंट। और जानवर लोग बोर ही नहीं होते हैं कि उन्हें जो किसी भी प्रकार के एन्जॉयमेंट की ज़रूरत हो। यानी इंसान अपने लिए विविध प्रकार के मनोरंजन की व्यवस्था तो किया है, यानी काफ़ी सारे मनोरंजन की सुविधाजनक चीज़ें मनुष्य ने जो है वो ईजाद की है और उसका वो लुत्फ़ लेते भी हैं। लेकिन हमने ये सब जो है वह किस कीमत पर लिया है, तो लंबे समय तक जो है वो बॉर्डम यानी कहने का मतलब है उबाऊपन की देनदारी पर। यानी कहने का मतलब है इसके लिए हम पहले खूब बोर होते हैं। बट आई शैल बी टोल्ड दैट, किंतु मुझे कहा जाएगा कि इट इज़ नीदर नंबर्स नॉट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर्स दैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन, कि न तो संख्या और न ही जो है वह मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर यानी कहने का मतलब है कि आनंद की जो वृद्धि है और उसकी जो कह सकते हैं संख्या है, ये मनुष्य की गरिमा को नहीं बनाता है। जैसा कि हम लोगों ने इंडियन सिविलाइजेशन में भी पढ़ा था, हमारे इंसेस्टर्स का यही मानना था कि जो प्लेजर है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है ना, खुशहाली, मोर देन एनिमल्स डू। यानी यह स्पष्ट है कि हमें जानवरों से ज़्यादा पता है, ज़्यादा मालूम है। इट इज़ हिज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज़, यानी यह उसकी बुद्धिमत्ता और उसका जो है वह नैतिक गुण है। इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू, यानी यह भी स्पष्ट है कि हम जानवरों से ज़्यादा जानते हैं, हमें जानवरों से ज़्यादा पता है। एंड इट इज़ कॉमन टू कंसिडर, और यह समझना जो है वह सामान्य सी बात है, आम बात है। दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज, यानी इसे हम अपना एडवांटेज मानते हैं, ऐसा सोच रखना जो है वह आम बात है। वेदर इट इज़ इन फैक्ट एन एडवांटेज मे बी डाउटेड, वेदर इट इज़ इन फैक्ट एन एडवांटेज मे बी डाउटेड, हालांकि यह वास्तव में क्या एडवांटेज है इस बात पर संदेह किया जा सकता है। बट एट एनी रेट इट इज़ समथिंग दैट डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम द ब्रूट्स, लेकिन किस एट एनी रेट इट इज़ समथिंग, यह कुछ ऐसा है जो हमें जानवरों से यानी जंगली जानवरों से अलग करती है, यानी अलग जो है वह दिखाती है, यानी वो हमारा इंटेलिजेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब 7वें पैराग्राफ पर जो है वो हम लोग चलना चाहेंगे। 7वें पैराग्राफ की जो स्टोरी है वो देखिए क्या कहती है।
हैज़ सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति ज़्यादा मित्रवत रहना सिखाया है? द आंसर इज़ ईजी, आंसर बड़ा ही आसान है इसका। रॉबिन्स, रॉबिन जो है वह पक्षी होता है एक। द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पीसीज़, ये ब्रिटिश प्रजाति की नहीं बल्कि अमेरिकन प्रजाति की बात हो रही है रॉबिन की। पेक एन एल्डरली रॉबिन टू डेथ, यानी चोंच मार मार करके वो वृद्ध रॉबिन की हत्या कर देते हैं। वेयर एज मैन, जबकि मनुष्य जो है, द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पीसीज़, यानी ब्रिटिश लोग जो हैं, अंग्रेज लोग जो हैं, गिव एन एल्डरली मैन एन ओल्ड एज पेंशन, यानी कि वो वृद्ध लोगों को वृद्धा पेंशन देते हैं। विद इन द हर्ड वी आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर देन आर मैनी स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स, यानी हर्ड में यानी समूह में हम लोग एक दूसरे के प्रति जो है वो ज़्यादा मित्रवत होते हैं अन्य जो है वह प्रजाति के जो जानवर हैं उसकी तुलना में। बट इन आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड द हर्ड, लेकिन जो हमारे समूह से बाहर के जो है वह लोग होते हैं उसके प्रति जो हमारा एटीट्यूड है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, इन सब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल यानी इन सब के बावजूद, दैट हैज़ बीन डन बाय मॉरलिस्ट्स एंड रिलीजियस टीचर्स, जैसा कि धार्मिक उपदेश देने वाले जो हमारे शिक्षक हैं या फिर जो मॉरलिस्ट हैं यानी कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले लोग हैं, इन सब के बावजूद आवर इमोशंस आर एज फेरोशियस एज दोज ऑफ एनी एनिमल्स, यानी हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो भावनाएं हैं वो उतने ही खतरनाक हैं, उतने ही भयंकर हैं, दोज ऑफ एनी एनिमल्स, जैसा कि किसी जानवरों का। यानी विद इन द हर्ड हम लोग जो है वह काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा आप लोगों को और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि विद इन द हर्ड हम लोग जो है वो एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली होते हैं, लेकिन आउटसाइड द हर्ड यानी जो बाहरी वाले लोग होते हैं, बाहर के जो लोग होते हैं जो हमारे अपनी जाति या समुदाय के नहीं होते, तो जो भी मॉरलिस्ट और रिलीजियस टीचर ने हमें सिखाया इन सब के बावजूद हमारा इमोशन जो है वो उतना ही फेरोशियस यानी भयंकर होता है एज दोज ऑफ एनी एनिमल, जितना कि किसी जानवर का। एंड आवर इंटेलिजेंस अनेबल्स अस टू गिव देम अ स्कोप विच इज़ डिनाइड टू इवन द मोस्ट सैवेज बीस्ट, और हमारा जो इंटेलिजेंस है उसको एक ऐसा जो है वो कह सकते हैं कि मतलब मार्ग दे देता है, ऐसी संभावना उसमें भर देता है, विच इज़ डिनाइड टू इवन द मोस्ट सैवेज बीस्ट, जो कि जंगली से जंगली जानवरों को भी हासिल नहीं है। यानी कहने का मतलब है हमारी भावनाएं जो है वो काफ़ी ख़तरनाक हो जाती है और उसमें हमारा इंटेलिजेंस जो है वो आग में घी डालने का काम करता है। यानी इट मे बी होप्ड, यह आशा की जा सकती है, डू नॉट वेरी कॉन्फिडेंटली, हालांकि ज़्यादा विश्वास के साथ नहीं, दैट द मोर ह्यूमन एटीट्यूड विल इन टाइम कम टू प्रिवेल, हालांकि पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते, पूरे आत्मविश्वास के साथ नहीं कह सकते, लेकिन यह कहा जा सकता है दैट द मोर ह्यूमन एटीट्यूड विल इन टाइम कम टू प्रिवेल, की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वह विनम्रता वाले जो है वह रवैये यानी कि हाव भाव जो है समय आने पर मनुष्य के अंदर होगी, पनपेगी। बट सो फार द ओमेंस आर नॉट वेरी प्रोपिशियस, लेकिन अब तक जो है वो शुभ संकेत जो है यानी लक्षण जो है वो शुभ नज़र नहीं आ रहे हैं। बट सो फार का अर्थ है अब तक, द ओमेंस आर, ओमेंस कहा गया है लक्षण या संकेत को, आर नॉट वेरी प्रोपिशियस, यानी कहने का मतलब है कि लक्षण यानी कि संकेत जो है वो शुभ मालूम नहीं पड़ते हैं, कि ज़्यादा जो है वह ह्यूमन एटीट्यूड यानी कि विनम्रता वाले भाव जो है वो मनुष्य के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से 7वें पैराग्राफ तक की स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी।
अगेन जो है वो हम लोग 8वें पैराग्राफ से आगे की स्टोरी जो है वो अगले सेशन में जानेंगे। आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। गुड बाय, टेक केयर।